हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज़ मानवी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 4 की जो चैप्टर है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा में सहकारी अधिगम रणनीति किस तरह से काम करती है। बच्चों, आपकी क्लास का टाइमिंग है रोज़ 1 बजे समावेशी शिक्षा आपको पढ़ाई जाती है, तो आप लोग ध्यान से इस बजे सारे काम छोड़कर क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करिए। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डीएलएड बीएड एकेडमी। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलते हैं, बीएड और डीएलएड के। तो आप लोग वहाँ हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, बात की जाए अगर सहकारी अधिगम की, तो सहकारी अधिगम से आप लोग क्या समझते हैं? सहकारी अधिगम बच्चों वो होता है जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलजुल कर सीखते हैं, एक साथ मिलजुल कर कोई काम करते हैं और एक दूसरे की क्षमता को बढ़ाते हैं, और एक दूसरे की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ ग्रुप की भी क्षमता स्वतः ही बढ़ जाती है। तो आइए पढ़ते हैं, जानते हैं कि सहकारी अधिगम क्या है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा ना तो छात्रों को गला काट प्रतियोगिता के लिए तैयार करे, ना ही अकेले अध्ययन कर स्वयं का ही लाभ करने वाला बनाए। मतलब शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा सिर्फ कॉम्पिटिटिव वे में ही पढ़ता जा रहा है और या फिर ऐसे स्टडी कर रहा है कि जिससे वो खुद ही एडवांटेज उसका उठाना चाह रहा है। ऐसा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। मानव समाजों में बढ़ते अलगाव को समाप्त करने के लिए आज शिक्षा में सहकारी अधिगम को सभी स्तरों पर अपनाया जा रहा है, जिससे एक सुदृढ़ और सहिष्णु मानव समाज की स्थापना हो सके। सहकारिता का अर्थ है बच्चों समान लक्ष्य की प्राप्ति। समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक साथ कार्य करना। क्या है सहकारिता का अर्थ? सहकारिता का अर्थ है बच्चों समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक साथ कार्य करना। अतः अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सहकारिता ही होना चाहिए। सहकारी अधिगम छात्रों को छोटे समूहों का अनुदेशन में प्रयोग है, जिससे सभी छात्र एक साथ कार्य कर सकें एवं स्वयं के तथा एक दूसरे के अधिगम को अधिकतम बढ़ा सकें। तो सहकारी अधिगम क्या है बच्चों? ये छोटे छोटे समूह में प्रयोग होता है, जिसमें क्या होता है कि सभी छात्र एक साथ कार्य करते हैं और स्वयं की और दूसरे जो मेंबर्स हैं ग्रुप की, उनका जो है लर्निंग को बढ़ाते हैं। सहकारी अधिगम ना तो प्रतियोगात्मक है, यानी कि सहकारी अधिगम ना तो कॉम्पिटिटिव है, ना ही वैयक्तिक है, ना ही इंडिविजुअल है कि इंडिविजुअल ही हम किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें समूह के हित के साथ स्वयं का हित जुड़ा होता है। यदि एक का हित समूह का अहित करता है, यानी कि किसी एक का हित पूरे समूह का अगर अहित भी करता है, तो समूह उसका त्याग कर देता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग की। तो बच्चों, कोऑपरेटिव लर्निंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। तो आइए इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। जॉनसन एवं हॉलबैक के अनुसार औपचारिक सहकारी अधिगम वह है जिसमें छात्र एक उभयनिष्ठ अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सप्ताह भर एक कालांश में मिलकर कार्य करते हैं व दत्त कार्य को सहयोग के साथ पूर्ण करते हैं। तो इसमें 3 बातें हुई बच्चों। एक तो एक लक्ष्य है अधिगम के लिए, दूसरा सप्ताह भर में कालांश में, ये एक टाइम पीरियड के लिए है, और तीसरा क्या है कि मिलकर कार्य करके पूर्ण करते हैं कार्य को।
ठीक है, तो फॉर्मल लर्निंग क्या हुई कि जहाँ पर अधिगम के लिए कोई लक्ष्य है जो सप्ताह भर एक कालांश में मिलकर बच्चे उसको कार्य को करते हैं और पूर्ण भी करते हैं सहयोग के साथ। अब पढ़ते हैं इनफॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक अधिगम। जॉनसन जॉनसन एवं हॉलनेक के अनुसार छात्रों के कई अस्थायी छोटे समूह में कुछ मिनट या एक कालांश में एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साथ साथ करने की विधि अनौपचारिक सहकारी अधिगम कहलाता है। तो इसमें क्या है, एक तो इसमें टाइम पीरियड बहुत कम है अनौपचारिक में, और दूसरा एक समान लक्ष्य है, लक्ष्य इसमें भी है, एक समान उद्देश्य है, और इसमें भी सब साथ मिलकर ही कार्य कर रहे हैं। तो अंतर क्या है, अंतर एक टाइम पीरियड का है। अधिगम की इस प्रक्रिया का प्रयोग व्याख्यान, प्रदर्शन या फिल्म के मध्य में कुछ मिनट के लिए किया जा सकता है। एक दत्त कार्य व उसके उत्पाद के रूप में कुछ विशिष्ट कार्य संपादन जैसे कि लिखित उत्तर, रिपोर्ट आदि इसके मुख्य पक्ष होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो अनौपचारिक अधिगम है, अनौपचारिक सहकारी अधिगम है, उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए यानी कि उसको क्रिया में लाने के लिए कि कौन से पद अपनाए जाते हैं। तो पहला है पाठ समापन केंद्रित विचार विमर्श, यानी कि पाठ समाप्त करने पर शिक्षक पुनः छात्रों को विचार विमर्श करने को कहता है, जिसे क्या करते हैं, छात्र आपस में फिर विचार विमर्श करते हैं, डिस्कस करते हैं पाठ के बाद, जिसमें छात्र संपूर्ण पाठ का सारांश करते हुए अपने अधिगम को स्पष्ट करते हैं व गृह कार्य की विधि भी स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो पद है, जो पहला स्टेप हमें अपनाना चाहिए वो क्या है कि अगर टीचर ने पाठ पढ़ा दिया है तो टीचर बच्चों को ये बोलेगा कि छात्र दोबारा पाठ पर विचार विमर्श करें, और बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे उस पूरे पाठ का सारांश करते हुए अपने अधिगम को, जो भी उन्होंने लर्न किया है, जो भी सीखा है, उसको स्पष्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है, दूसरा पद है उद्देश्य केंद्रित विचार विमर्श। शिक्षक जो दत्त कार्य देते हैं, यानी कि शिक्षक जो कार्य देते हैं उसके उद्देश्य पर विचार विमर्श करके छात्र एक मत हो जाते हैं। तीसरा क्या है, मध्यवर्ती विचार विमर्श। शिक्षक अपने व्याख्यान को 10-15 मिनट के भागों में विभक्त कर लेता है, यानी कि वो जो भी लेक्चर्स दे रहा है वो अपने 10-15 मिनट के पार्ट्स में वो उसको डिवाइड कर लेता है अपने लेक्चर को, और प्रत्येक भाग के मध्य में छात्रों को साथ बैठे साथी के साथ 2-3 मिनट विचार विमर्श का समय देता है। इसमें टीचर क्या कर रहा है, एक तो उसने अपने लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 10-15 मिनट के भागों में। उसके बाद वो सभी बच्चों को कहता है, जो भी ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, कि वो 2-3 मिनट जो भी पढ़ाया गया है उस चीज़ पर विचार विमर्श करें, जिससे छात्र मिलकर दिए हुए कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर विचार विमर्श करते हैं व एकीकृत संश्लेषित उत्तर का सृजन करते हैं। यानी कि वो जो बच्चे हैं वो जो प्रश्न दिए गए हैं टीचर के द्वारा, उसके उत्तर पर विचार विमर्श करते हैं सब लोग समूह में एक साथ बैठकर, और फिर एक संश्लेषित उत्तर का सृजन करते हैं। संश्लेषित मतलब जोड़कर बनाया गया, यानी कि किसी छात्र ने अपना कुछ जवाब दिया, किसी छात्र ने कुछ दिया, किसी छात्र ने कुछ दिया, तो एक बेहतरीन उत्तर, उन सभी उत्तरों को मिला के जो जोड़ के जो एक बेहतरीन उत्तर बनाया गया उसका सृजन करते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो सहकारी अधिगम है उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। जॉनसन के अनुसार सभी समूह सहकारी नहीं होते। क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो जॉनसन है उनके अनुसार सभी समूह, सारे ग्रुप्स जो हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होते। समूह में कार्य करने की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए सहकारी समूह बनाते समय 5 आधारभूत
तत्वों का होना आवश्यक है। तो ये तत्व निम्नवत हैं। तो आइए उन 5 आधारभूत तत्वों को हम जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला है प्रोत्साहक अंतःक्रिया, मोटिवेशनल इंटरैक्शन। एक दूसरे से अंतःक्रिया हेतु समूह के सदस्य प्रोत्साहित करते हैं व एक दूसरे के अधिगम की सराहना करते हैं, इससे समूह गत्यात्मक बनता है। तो इसमें एक तो इंटरैक्शन के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और उनके अधिगम की सराहना भी करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा सीखा। इससे क्या है, समूह जो है वो गत्यात्मक बनता है, एक गति से चलता रहता है। आइए अब दूसरा एलिमेंट जानते हैं। तो दूसरा तत्व है सामूहिक प्रसंस्करण। समूह के सदस्य जब ये विचार करते हैं कि उनके उद्देश्य कितने प्रभावी ढंग से प्राप्त हुए हैं, तो समूह में एक कार्यात्मक संबंध स्थापित होता है जो साथ साथ क्रिया करने की प्रेरणा देता है। यही समूह प्रसंस्करण है। तीसरा तत्व है सकारात्मक आत्मनिर्भरता। छात्र स्वयं के साथ समूह की सफलता के लिए प्रतिबद्ध रहें। सकारात्मक आत्मनिर्भरता सहकारी अधिगम की सफलता को आत्मा व परम आवश्यक तत्व है। यानी कि जो छात्र हैं वो समूह में एक साथ सफल हों और उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता रहे, वो समूह में रहकर भी आत्मनिर्भर रहें। ऐसी पॉजिटिविटी बच्चों के अंदर होनी चाहिए ताकि जो सहकारी अधिगम है वो एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। चौथा तत्व है वैयक्तिक व सामूहिक उत्तरदायित्व। सभी अपने हिस्से के कार्य के लिए उत्तरदायी हैं, जिससे समूह सुदृढ़ बनता है। यानी कि क्योंकि ग्रुप है तो कुछ काम आपस में बांट भी दिए होंगे, तो जो कार्य जिसको दिया होगा वो उसी के लिए उत्तरदायित्व होगा, जिससे कि जो समूह है वो सुदृढ़ बन सके। पांचवा है सामूहिक कौशल। समूह में टीम भावना का विकास करने पर बल देना चाहिए। टीम भावना यानी कि जो टीम स्पिरिट होती है उसका विकास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस अगर किसी एक ने बेहतर कर दिया तो बस दूसरों को कोई ज़्यादा उसका श्रेय ना दिया जाए, नहीं, इसमें एक अलग अलग करके नहीं, एक टीम स्पिरिट के तौर पे उसका विकास होना चाहिए समूह का। तो ये हमारे हो गए 5 तत्व जो हमने पढ़े, जो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए ज़रूरी होते हैं, और यही तत्व मिलकर जो है हमारी किसी भी समूह को कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप जो है वो बनाते हैं। अब जानते हैं कि सहकारी अधिगम के लाभ क्या क्या होते हैं। यह विधि छात्रों को गलाकाट प्रतियोगिता के जाल से दूर रखते हुए सीखने की उत्तम परिस्थितियां एवं अवसर प्रदान करती है। सही बात है, सही बात है बिल्कुल, जब सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ वो किसी उद्देश्य की, किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रतियोगिता का कोई सवाल ही नहीं उठता। परंपरागत अधिगम की तुलना में यह अधिगम मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों दृष्टि से उत्तम है। अकेले की तुलना में समूह की सामर्थ्य अधिक होती है। यह विधि सिनर्जी के विकास पर बल देती है। सुदृढ़ मानव समाज की स्थापना में यह उपागम सहायक है। शिक्षक अपने सामान्य व्याख्यात के मध्य में भी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। जो हमने बताया था कि वो अपने लेक्चर्स को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, जो कि अनौपचारिक सहकारी अधिगम के अंदर था। समूह में कार्य करना छात्रों को निरंतर स्फूर्ति में एवं अभिप्रेरित रखता है। अब अगर अकेला बच्चा ही कार्य करे तो कभी कभी वो बोर भी हो जाएगा, लेकिन जब सब मिलकर काम करेंगे तो उनकी एनर्जी भी अलग होगी और उनका जो है मोटिवेशन भी एक अलग ही स्तर पर होगा। तो ये रहे सहकारी अधिगम के लाभ। अब जानते हैं इसके लिमिटेशंस, इसकी कमियां। तो बच्चों, जो कोऑपरेटिव लर्निंग की लिमिटेशंस हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। शिक्षक यदि प्रशिक्षित, अनुभवी व निरंतर जागरूक नहीं हो तो विधि की सफलता संभव नहीं है। ये तो सारे ही मेथड्स के साथ है। अगर शिक्षक ट्रेंड ना हो, एक्सपीरियंस्ड ना हो, तो फिर
कोई भी विधि पूर्ण तरह से सफल नहीं हो सकती। समूह में आत्मनिर्भरता सदैव सकारात्मक प्रभाव रखे यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी क्या ग्रुप्स में बच्चों ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, जिससे ग्रुप जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही दे। छात्रों के समूह बनाना आसान है, परंतु उन्हें सहकारी व्यवहार सिखाना कठिन है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम समूह तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बच्चे उसमें साथ में मिलकर काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। ये अच्छे से उनको ये सिखाना सहकारी व्यवहार ये थोड़ा कठिन हो जाता है। छात्रों के मध्य वैयक्तिक एवं प्रतियोगी भाव बना रहता है, जो सहकारी अधिगम में बाधा पहुंचाता है। ये छात्रों की स्वयं की, हर किसी की स्वयं की एक ये भावना एक पैदा हो जाती है कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है। छोटे बच्चे जल्दी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये एक टीम है, एक टीम स्पिरिट से हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए क्या है, जो ये भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है इंडिविजुअलिटी की और कॉम्पिटिटिव भाव जो उनका पैदा हो जाता है, उससे सहकारी अधिगम में बाधा पहुंच जाती है। छात्रों के मध्य आपसी समझ बनाना कठिन कार्य है। जैसा कि हमने बताया कि बच्चे छोटे हैं, छोटे स्तर पर बच्चे अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपस में कैसे एक दूसरे को समझें और कैसे आपसी समझ वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट करें आपस में। तो ये तो थे लिमिटेशंस कोऑपरेटिव लर्निंग के। अब हम जानते हैं कि कैसे सहकारी अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है। सहकारी अधिगम के लिए कुछ सुझाव। अपनी सीमाओं के बावजूद यह अत्यंत सफल विधि है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाए एवं सहकारी अधिगम के 5 आधारभूत तथ्य जो हमने पढ़े थे उससे अवगत कराया जाए शिक्षक को। यानी कि क्या क्या किया जाना चाहिए। पहले तो शिक्षक को ट्रेंड किया जाए सहकारी अधिगम के बारे में, फिर उसको उसके 5 आधारभूत तथ्यों से भी अवगत कराया जाए, तभी वह समूह में परस्पर निर्भरता कायम रखते हुए उसे प्रगतिशील और गत्यात्मक बनाए रख सकता है। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा कोऑपरेटिव लर्निंग इंक्लूसिव एजुकेशन में। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। और याद से बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।